कहीं पे नहीं। कहाँ सुना है ये? हमारी क्लास में ये बच्चा? मैंने पहली बार ही सुना। मैंने अक्ष पहली बच्चे बार आपकी, अक्ष, चलो कोई बात नहीं, होगा तो अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, आज हम बात करने वाले एटम्स एंड न्यूक्लिया की। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आज का लेक्चर थ्योरेटिकल रहेगा, जैसे हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ा था, है ना। पहले थ्योरेटिकल बात करेंगे, उसके बाद कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो, तो इससे पहले हमारा ना एक ऑब्जेक्टिव मैं भी समझाऊंगा, उससे पहले एक और चीज देखते हैं जो हमने फोटोन्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने फोटोन्स पढ़ लिया था ना सारा, ड्यूअल नेचर के अंदर फोटोन के बारे में सब कुछ, कि फोटोन किसने बताया था, आइंस्टाइन वाली इक्वेशंस पढ़ ली थी, याद है सबको? यस सर। आज हम बात उसी के ऊपर करेंगे बच्चे, बस थोड़ा सा और अच्छे से बात करेंगे। मतलब अच्छे से बात करने का मतलब क्या है, फोटोन के बारे में जो तुम सब पढ़ चुके हो उसको मैं एक लाइन में 4-5 पॉइंट्स में उसको कवर कर दूंगा, ताकि हमें ये ना रहे कि हमने फोटोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है सर, ज्वाइन नहीं हो रहा, आप किसका ज्वाइन नहीं हो रहा भाई? आओ थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, दिख रहा है सबको? यस सर। सबसे पहले हमने फोटोन्स के बारे में जो बात की हुई है बच्चे, फोटोन्स के बारे में हमने बात की हुई है कि फोटोन होता क्या है। सबको पता है फोटोन्स का, लाइट जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? फोटोन से। फोटोन से मिलकर बनी होती है। और हर फोटोन की अपनी क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी। एनर्जी होती है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? E इज इक्वल टू 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में E इज इक्वल टू H इंटू h अपॉन लैम्डा। H इंटू म्यू, राइट। और एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, फ्रीक्वेंसी। यहीं तक हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा और फोटोन के बारे में पढ़ लेते हैं, कभी कभी याद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए हमारे लिए, बट ठीक है। फोटोन जब भी ट्रेवल करेगा तो वो किससे ट्रेवल करेगा बच्चे? विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। रेस्ट मास, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुम्हें बताया था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रहा था हमारा, कि रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है? जीरो। फोटोन के पास, हमेशा हम फोटोन के मोमेंटम की बात ही इसीलिए करते हैं क्योंकि फोटोन के पास रेस्ट मास नहीं होता, लेकिन मूविंग मास तो होता है, ऐसा तभी तो उसका मोमेंटम डिफाइंड है। रेस्ट मास उसका जीरो है। और जैसे हम बात करते थे चार्जेस का कंजर्वेशन होता है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया भी था कि फोटोन्स के लिए कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं है कि फोटोन्स कंजर्व्ड रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है ना, और उससे क्या निकलते हैं बाद में? इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं, और भी हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पर कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं होता। चार्जेस के लिए कंजर्वेशन का कंसेप्ट होता है क्या? चार्जेस के लिए यस सर। मास के लिए होता है क्या? मास के लिए, एनर्जी सर। एनर्जी के लिए होता है ना। हाँ, लेकिन फोटोन का कंजर्व नहीं रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन फोटोन कंजर्वेशन कंजर्व नहीं होगा, जरूरी नहीं। ठीक है, चलो अब ध्यान से, ये लास्ट दो लाइन तुम पढ़ चुके हो, देखो। ऑल द फोटोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पॉसेस द सेम एनर्जी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। कोई समझा सकता है मेरे को इस बात को? फोर्थ पॉइंट को कोई समझा सकता है बच्चा मेरे को, क्या बोल रहे हो? All the photons of a particular frequency possess the same energy irrespective of the intensity of the radiation. बताओ, कोई बताएगा? सोचो भाई थोड़ा। बता चुका हूं भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ उसके अंदर, पढ़ा नहीं जा रहा तुम लोगों से? सर हर फोटोन की सेम एनर्जी होती है और उसकी जो हर फोटोन ब्राइटनेस जिसकी है फ्रीक्वेंसी क्या है? पर्टिकुलर, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है जिसकी, उसकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है? ब्राइटनेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना बच्चों, ध्यान से अब देखो, अब वर्ड्स को देखना तो तुम्हें आना ही चाहिए ना। मैंने नहीं बताया क्या एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी भी क्या होगी सर? सेम ही होगी ना।
अगर इंटेंसिटी कुछ भी कर दो, इंटेंसिटी कुछ भी कर दो, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो उसने बोला है कि फोटोन्स की जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेम रहेगी। चाहे 10 फोटोन है, उन सबकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं सेम बात कर रहा हूँ तो उनकी एनर्जी सबकी क्या होगी, सेम ही होगी। इंटेंसिटी अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटेंसिटी का मतलब हमने बताया था, देखो इंक्रीज, अगर इंटेंसिटी बढ़ानी हो फोटोन की, इसका मतलब क्या है, उसके नंबर में इंक्रीज कर दो। किस में इंक्रीज कर दो, नंबर में। नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग गिवन एरिया पर सेकेंड। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है बच्चे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, नंबर पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब किसी भी चीज के नंबर, कितना नंबर है उसका, पर यूनिट एरिया में और पर सेकेंड में। कोई चीज का कितना क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं कि मेरी कोई बॉल्स है, बहुत सारी बॉल्स, उनकी इंटेंसिटी की बात करूं तो कितनी बॉल्स हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, तो वो इंटेंसिटी होगी। हालांकि मैं बॉल के लिए नहीं यूज करता ज्यादातर क्योंकि वो पार्टिकल नेचर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान सुनना, फोटोन का मतलब फोटोन भी पार्टिकल है सर। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी कितने फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड स्ट्राइक हो रहे हैं, उसी को क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी। पहले यूनिट एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितने फोटोन आ रहे थे, 10। अब यूनिट एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितने आ रहे हैं, 15। तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, 15 पर यूनिट। इंटेंसिटी किसी भी चीज की निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। ये फॉर्मूला याद रख लो। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, जितना ज्यादा नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड होगा, पर यूनिट टाइम बोल दो, उतना ही क्या होगा, इंटेंसिटी होगी। समझ में आ रहा है। तो फोटोन, इसीलिए तो सैचुरेशन करंट की बात आती थी। तो नंबर ऑफ जो थिंग्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। लेकिन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। और दूसरी बात कि सर स्पीड ऑफ लाइट से फोटोन मूव करते हैं, इनका रेस्ट मास कितना होता है, कंजर्वेशन, ऐसा कोई चीज नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे इनके कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह, अभी हमने नहीं पढ़ा, बट यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। चलो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ एटम्स एंड न्यूक्लियस में। आज हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक थे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के, फिर बोहर ने उनको कैसे दूर किया, और फिर बोहर का भी कुछ ड्रॉबैक आया, लेकिन वो आज हम पढ़ नहीं पाएंगे पूरा। ड्राइव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स यूजिंग बोहर मॉडल। ये पूरा का पूरा कैसा है सर, लर्निंग। इसको तुमने लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी डेरिवेशन में घुसे बहुत लंबा पड़ जाएगा। बहुत लंबा इन द सेंस, आसान है, कर लोगे, बस तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं रहेगी। लेकिन इसी के लिए मैं इसका एक शॉर्टकट, जो फॉर्मुलेज होते हैं उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि वही सोल्व करते हैं और सब ऐसे ही करते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। इसको क्लियर है। मैं लास्ट में दिखाऊंगा कैसे यूज करना है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ उसको सीख लेंगे। लेकिन अभी से दिमाग में बिठा लो, वो तीसरा ऑब्जेक्टिव कैसा ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है बच्चे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आओ चलें आगे। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस पूरे हम सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एटम्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में। अब एटम्स के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे सर, सबसे पहले मॉडल ऑफ एन एटम। मॉडल के अंदर क्या है सर, बोहर मॉडल। हमने रदरफोर्ड की ड्रॉबैक पढ़नी है। मैं रदरफोर्ड से कर रहा हूँ स्टार्ट, क्योंकि मैं वैसे बोहर से ही करते हैं, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से स्टार्ट करना इसको सही लगता है मुझे। रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स, एंड देन क्या करूंगा सर, बोहर्स मॉडल। फिर बोहर मॉडल के बाद हमने क्या पढ़ना है सर, स्पेक्ट्रा। क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रा। और इसी के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे सर, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ कौन, और हाइड्रोजन एटम क्या होती है, तुमने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा से याद दिला दूं। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, स्टीफन सीरीज, पढ़ा हुआ सबने केमिस्ट्री में। तो वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज बोल दूं तो, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाला पार्ट और देखेंगे इसके बारे में। बोहर मॉडल के अंदर भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रल के बाद इसके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बचता नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या मैं बात करूं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यहां से हमारा न्यूक्लियस चैप्टर स्टार्ट हो जाता है वैसे, न्यूक्लियस डिस्कवरी। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर, इसके एनर्जी के बारे में, कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है,
एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हम एक और चीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का मास रेशियो ये सब किस चीज पे डिपेंड करती है ना। एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर तुम क्या पढ़ते हो, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके किसी ने, अभी किसी का न्यूक्लियर तो स्टार्ट हुआ नहीं होगा, पक्की बात है, हो गया किसी का स्टार्ट? नो सर। नो सर। एक्टिव डिके में क्या हुआ है किसी का? सर ऑप्टिक्स ही है अभी। नो सर। रेडियो एक्टिव डिके में हम 3 तरह के डिके पढ़ते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर उसके बाद, और यहाँ पर हाफ लाइफ का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये है, ये चैप्टर तुम्हारा फिर पूरा खत्म हो जाएगा। कौन सा चैप्टर? एटम्स एंड न्यूक्लियस। ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी एनर्जी है जो उनको बाइंड करके रख रही है अंदर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस को। फिर रेडियो एक्टिव, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने में से रेडिएशन छोड़ते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकालते हैं, उन पार्टिकल्स के कारण उनके डिफरेंट वो खत्म होते जाते हैं और अपने में से रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, पार्टिकल छोड़ते रहते हैं। वो कौन से पार्टिकल छोड़ते हैं? इसी प्रोसेस को छोड़ने वाले को प्रोसेस को कहते हैं डिके। और डिके के भी 3 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन कि कौन सा पार्टिकल निकल रहा है। उसके बाद इसकी थोड़ी कैलकुलेशन होती है जिसमें एक हाफ लाइफ का कंसेप्ट आता है। तो एटम से लेकर न्यूक्लियस तक ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक बच्चे? सब बोलेंगे यस सर। ठीक है, फिर भी अगर हमें कुछ रखा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज, तो हम उसमें भी ऐड करेंगे। चलो बच्चे, इसके बाद हम ईएम वेव्स करेंगे। अब यहाँ तक स्टार्ट हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स हमने पढ़ ली। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। देखो रदरफोर्ड के मॉडल ने सिंपल हमने सारी बात बता दी थी। हम बाकी न्यूक्लियस के स्टार्टिंग में भी करेंगे, जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना तो उसमें भी रदरफोर्ड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट तुमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देखा होगा, जिसमें हम अल्फा पार्टिकल स्कैटर करवा, अल्फा पार्टिकल जाता है और स्कैटर होता है न्यूक्लियस के पास से जाके। देखा है किसी ने? सुना है इसकी नाम तो सुना होगा शायद। यस सर। जिससे हमें ये पता लगता है बच्चे कि एटम का बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। वो जो छोटा सा स्पेस जो बचा हुआ है ना, उसके अंदर कौन बैठा है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ने थोड़ा बहुत बताया था, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन, कौन सी फोर्स लगती है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी भाई? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, वो कौन सी फोर्सेस से घूम रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बता दिया इन्होंने, सिंपल है ना। और थोड़ा बहुत बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं घूमे जा रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन ये कैसे घूम रहा है ना, और पूरी रिवॉल्विंग के बारे में नहीं बताया, इसके स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। तो ये सब इनकी क्या थी? फेलियर था। बट इनका जो मेन फेलियर था वो भी मैं दिखाता हूँ। देखो क्या था, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। सबको समझ में आती है ये बात? यस चार्ज, ये बात तो समझ में आती है मेरे को, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है। तो थोड़ी सी मैं एक बार हल्का सा थोड़ा सा बात कर लूं इनके ऊपर। इन्होंने जैसे बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड इन द शेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, मान लो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होता है? K Q1 Q2 मान लो इस शेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आर ये हो गया। यही फोर्स इसको घुमा रही है, घुमाने के कौन सी फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे लिखते हैं mv²/। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ सकती है क्या हमारे पास? यस सर। यस सर। ऐसे लिखोगे क्या? यस सर। लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, है ना। mv²/r लिख दो, क्या ही दिक्कत है सर? K Q1 Q2 अपॉन में mv², आराम से आ जाएगा सर। बट अभी भी मैं इसके अंदर करूंगा, मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ तुम्हें। अभी ये आंसर को लर्न नहीं करना, मैं बताऊंगा क्या लर्न करना है। K Q1 Q2
अपॉन में r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो r का फॉर्मूला v की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर तुम किसका फॉर्मूला पुट कर सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, k की जगह क्या लिख सकता हूँ, k ही लिख दो। q1 क्या है सर, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा, e। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव में प्रोटॉन कितना, 10 into proton. z इंटू 1.6 z इंटू, क्या लिखते हैं, z इंटू। कैसे सर, कैसे कैसे भाई, अगर एक प्रोटॉन है तो उस पे चार्ज होगा 1 इंटू ई, 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होगा 2e, 2 से मल्टीप्लाई 3e, 4 होगा तो 4e, 5 होगा तो 5e। अगर z प्रोटॉन है तो क्या आ जाएगा, ze। हाल तुम पढ़ते हो ना भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, हीलियम 2, लिथियम का क्या है 3, बेरिलियम का क्या है 4। इनकी z की वैल्यू जो होती है नहीं, यस यस इतने ही तो इनके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते क्या, इसके पास 1, तो भाई एक प्रोटॉन है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, z है तो z से। अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है तो एक ही है, तो एक प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कितना होता है e, राइट भाई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज e, प्रोटॉन के ऊपर भी e, यही होता है ना। मैग्नीट्यूड की बात करूं, वैसे इलेक्ट्रॉन पे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, नेगेटिव ई, है ना। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, तो इसको के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर नहीं लिख सकता क्या, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी सर, है ना। Yes. ये क्या हो जाएगा सर, आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर। समझ में आई है बात। और ये रेडियस किसका फंक्शन है, देखो वेलोसिटी का, किसका फंक्शन है, वेलोसिटी। अभी देखेंगे इसको ये कैसे आएगा, बट हम ही लर्न क्या करूंगा मैं बता रहा हूँ, लर्न हम ये चीजें करेंगे। ये दिख रहा है तुम्हें, ये Yes, क्या है sir. सर, ये क्या आ गया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बताएंगे कैसे आया, बट यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें। ये मैंने क्या लिखा, ये बेसिक बेसिक मेन कंसेप्ट करना। देखो लर्न तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रदरफोर्ड का भी लर्न करने बैठ जाए, हम बोहर का भी लर्न करने बैठ जाए, हम डाल्टन के बारे में भी लर्न करने बैठ जाए, तो इतना सारा दिमाग में रह पाएगा क्या सब कुछ। बेसिक आइडिया समझ लेंगे। मैं बताऊंगा क्या फॉर्मूला लर्न करना है, बट ये डेरिवेशन टाइप याद रखना कि मैंने कैसे किया, ये आर निकाला कैसे। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके इक्वल रेट रखा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो याद रखना, आया आंसर कुछ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज जरूर याद रख। चलो अब क्या हुआ सर, ये सब तो उन्होंने बता दिया सर, लेकिन हुआ क्या, रदरफोर्ड के मॉडल ने जो बात बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द सर न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस सर। अच्छा, ये रिमूव कर रहा है। अब एक चैप्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें तुम ये चीज पढ़ोगे। एक चीज है जो हमेशा याद रखना कि अगर चार्ज बच्चे क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, तो वो क्या रिलीज करता है, EM waves। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है। कौन, जब भी कोई चार्ज क्या हो सर, एक्सेलरेटेड हो, कोई भी चार्ज क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, तो वो क्या रिलीज करता है अपने में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ोगे भी सही, बट तुम्हें याद भी रखना है अभी, ठीक है सर। तो अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है या नहीं है, Yes, हाँ sir. जी है। रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो अब वो भी क्या चेंज कर रहा होगा सर, रिलीज कर रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो एनर्जी का भी फॉर्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने में से रेडिएट कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, अपने में से कुछ निकाल रहा है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही होगी, कम। तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी तेजी से चल रहा है, तेजी से चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है। अब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो याद करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट और रॉन्ग, अब मान लो इस पूरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज कर लो कि सेम स्पीड से, बट उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज होगा या नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रही, मुझे पता चला कि ये रेडिएट कर रहा होगा, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा होगा।
और क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही वो स्पीड में आया धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो गई। तो देखो चला तो ऐसे था सर, धीरे धीरे एनर्जी कम हो गई। ऐसा नहीं हो जाएगा उसका पाथ, देखो ध्यान से। यहाँ पर बीच में तो कौन है, न्यूक्लियस है, तो वो घूमते कहाँ गिर जाना चाहिए, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो एटम एग्जिस्ट ही ना करता, इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में गिर गया तो क्या ही रहा। तो रदरफोर्ड की इस बात से ये चीज हमें पता नहीं चलेगी, भाई ये चीज ड्रॉबैक निकल गया। अगर रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया कि उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, कैसे कर रहा है कुछ, चल रिवॉल्व कर रहा है। अब हमने मान लिया भाई अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेटेड है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली कहाँ पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। तो अभी पॉसिबल नहीं है तो फिर रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक हो गया। क्लियर है, डन। अब कुछ और भी चीज थी जो उन्होंने नहीं बताई थी, वो चीज थी बच्चे स्पेक्ट्रम। क्या था, स्पेक्ट्रम। क्या हो रहा है ध्यान से देखना, स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है कि भाई अब वो एनर्जी जो रिलीज कर रहे हैं, है ना, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रिलीज कर रहा है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, मतलब एनर्जी धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी। एनर्जी का मतलब एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी कम हो रही है तो मतलब क्या कम हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही होगी तो एनर्जी कम हो रही होगी। तो एनर्जी कम होने का मतलब होता है वो अपने में से रेडिएट कर रहा है कुछ, तो रेडिएट कर रहा है तो ध्यान रखना रेडिएशन आ रही है, रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को कम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकाल रहा होगा। वो जो रेडिएशंस निकली हैं वो कुछ भी वेवलेंथ की लाइट्स हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस हो सकती हैं। हमने पाया कि हमें तो लग रहा था कि वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, मतलब एनर्जी को रिलीज किया तो कोई रेडिएशन निकली, मान लो किसी वेवलेंथ λ1 की, फिर रेडिएशन निकली λ2 की, फिर किसकी निकली λ3 की, फिर निकली λ4 की, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन निकली। हमको क्या लग रहा था, क्योंकि वो भाई एक बात बताओ, जब वो रिलीज कर रहा है, मान लो पहले इस ऑर्बिट में था, फिर एकदम से इधर तो आ नहीं गया होगा ना, वो पहले इस ऑर्बिट में था तो फिर धीरे धीरे इधर आया होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ होगा, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ होगा, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, राइट? यस सर। धीरे धीरे उसने मतलब हर एक धीरे धीरे उसका जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो कैसा लॉस हुआ है बच्चे, कॉन्टिन्यूस। कैसा हुआ है, कंटिन्यूस। सपोज कर लो पहले 10 यूनिट्स ही एनर्जी, उसके बाद धीरे धीरे हुई 9.9, फिर 9.8, फिर 9.7, फिर 9.6, धीरे धीरे करते करते क्या हो गई होगी, 0। तो एनर्जी अगर कंटिन्यूस है तो यहां से यहां जब 10 से 9.9 निकला, कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी, वो किसकी फॉर्म में निकली होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM waves। तो इसकी जो वेवलेंथ आई होगी कुछ आई होगी, मान लो 1 यूनिट, फिर यहां से कुछ निकली होगी तो उसकी भी वेवलेंथ आई होगी, मान लो कुछ 1.2 यूनिट, 1.3 यूनिट, 1.4 यूनिट। एनर्जी धीरे धीरे जो निकल रही है वो बढ़ रही है और बाकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो एनर्जी धीरे धीरे जो लॉस कर रहा है वो कंटिन्यूअस है। कैसा है, धीरे धीरे कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि 10 के बाद सीधा कौन सी कितनी एनर्जी पे आ गया, 5 पे, ऐसा तो नहीं हुआ। 10 से पहले कितने पे आया, 9 पे, फिर कितने पे आया, 8 पे, फिर कितने पे आया, 7 पे, फिर कितने पे आया, 6 पर। तो इसका मतलब जो एनर्जी उसने रिलीज करी है, जो वेवलेंथ रिलीज करी है, वो भी कैसी होगी सर, कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस सारी वैल्यूज आएंगी उसमें वेवलेंथ की। अगर मान लो 400 से 700 के बीच में बात करूं तो 400 भी आएगी, फिर क्या आएगी, 401 आएगी, फिर क्या आएगी, 402, 403, 405, 406, 407 ऐसे आई होंगी। बट जब हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया तो ऐसा नहीं हुआ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली उसके अंदर जो वेवलेंथ आई वो कंटिन्यूअस नहीं आई। कंटिन्यूअस नहीं आई का मतलब पहले तो 400 आई, उसके बाद सीधा आ गई होगी सपोज कर लो 500, फिर सीधा आई होगी 650, फिर आ गई होगी 670। कंटिन्यूअस नहीं आई। हालांकि इन्होंने तो स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बात ही नहीं करी थी। ये बात फिर भी थोड़ी बहुत हमने थोड़ा सा सीखा किससे, बोहर मॉडल से। उन्होंने भी बात नहीं की थी, लेकिन ये दोनों की ही ड्रॉबैक है। बोहर की भी ड्रॉबैक है ये, और किसकी भी ड्रॉबैक है ये,
रदरफोर्ड की भी। रदरफोर्ड। मैं सीधा इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि बोहर में अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के मतलब ये जो स्पेक्ट्रम था ये कंटिन्यूअस नहीं था, इसके बारे में ये कुछ बता नहीं पाए। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे Yes, मैं दिखा भी देता हूँ ये लाइन। Therefore, during the revolution of electron in the circular orbit, its frequency will continuously vary। और वो क्या होगी धीरे धीरे? डिक्रीज, क्योंकि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी। नाउ विच विल रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ द लाइंस, बट तो इसका मतलब जो वो वेवलेंथ निकलेंगी वो भी क्या होंगी सर? कंटिन्यूअस। बट असली में ऐसा होता है क्या? असली में क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब सर ये जो कंटिन्यूअस एमिशन नहीं मिला, मैंने बोला पहले 400 मिला, सपोज कर लो, उसके बाद सीधा 550 मिला, फिर 670 मिला, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? लाइन स्पेक्ट्रम। और तुम इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। इसका मतलब कि सारी की सारी नहीं आई, कुछ कुछ वैल्यूज आई, कुछ कुछ वैल्यूज नहीं आई। समझ में आ रही है? तो दोनों ड्रॉबैक समझ में आए। पहले तो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 कहाँ पे गिर जाना चाहिए था? न्यूक्लियस पे। हुआ स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था? कंटिन्यूअस लेकिन डिस्क्रीट मिला, लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है सबको? तो बोहर ने सेकंड वाला जो है ना ड्रॉबैक, वो तो अच्छे से क्लियर भी कर दिया बोहर ने, लेकिन फर्स्ट वाले में थोड़ा सा दिक्कत आई उनको भी। आओ चलते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बात नहीं करी अच्छे से। तो बोहर ने क्या किया? बोहर ने कुछ अजम्पशन पहले से ही मान के चल ली। हम भाई पोस्टुलेट है, इनको तुम मान के चलो, अगर तुम्हारा काम चल गया इसका मतलब ये पोस्टुलेट क्या है? ठीक है। अगर तुम्हारा काम नहीं चला इसका मतलब ये ठीक नहीं है। तो बोहर ने क्या किया? बोहर ने कहा, अभी इसको मैं पढ़ा दूंगा, पहले हमारे अकॉर्डिंग चलो। दिक्कत कहाँ आ रही थी भाई? रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और हमने दिक्कत करी भाई, रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घूम 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 के न्यूक्लियस पे। बट फिर बोहर ने इसको कैसे सोल्व किया? बोहर बोले भाई, हाँ, बोहर बोले कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, रिवॉल्व वाली बात तुम्हारी क्या है? सही है। चलो, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में electrons revolves in only particular orbit. Electrons particular orbits, और इनको इस ऑर्बिट्स का नाम क्या दे दिया उन्होंने? शेल। स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोल दिया इनको? स्टेशनरी। और उनकी बोला कि एटम्स की एक पर्टिकुलर स्टेट्स होती हैं, और वो कौन सी स्टेट होती हैं? स्टेबल स्टेट्स होती हैं। कौन सी स्टेट्स होती हैं? स्टेबल स्टेट। अब ये स्टेबल स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी जैसा टर्म मैंने डी ब्रोए में तुम्हें थोड़ा सा बताया था। डी ब्रोए ने भी जो वेव मानी थी, याद है डी ब्रोए ने क्या कहा था? जो वेव होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी कैसी वेव होगी? याद हो तो किसी को? इंटरफेरेंस। और वो तो ठीक है, वो वेव कैसी मानी थी? मैंने कहा था इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेकिन वो उसका वो फंक्शन क्या था? मैंने कहा था स्टेशनरी वेव थी। उन्होंने स्टेशनरी वेव बोला, इन्होंने कैसा ऑर्बिट बोला? स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। अब ये स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है? पहली बात, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो कहीं भी घूम सकता है भाई, कहीं भी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन वो कहीं भी नहीं घूमेगा, वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा। अब इसका जो आंसर आता है ना हमें बड़े लेवल पर मिलता है, लेकिन हम पोस्टुलेट अभी पढ़ लेते हैं इसका। स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते क्या ऑर्बिट्स हैं? दोज ऑर्बिट्स in which electron is stable, मतलब it does not radiate any energy। ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी, ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। कौन से ऑर्बिट्स होते हैं वो?
स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखो ध्यान से कैसे खत्म हो रही है वो बात। अब ये कैसे ऑर्बिट्स होती हैं ये हम आगे लेवल पे पढ़ते हैं, हाई लेवल पे, बस अभी स्टेशनरी लेवल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में जाते हैं, उन ऑर्बिट्स को बोला स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स का डिफाइन कैसे किया उन्होंने, वो ऑर्बिट्स जिन पर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। तो अब बोहर ने क्या बोला था, एक सेकंड बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, वहां पर सिर्फ कौन से ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में। हमने कहा ठीक है। तो बोहर रदरफोर्ड की दिक्कत कहाँ आ रही थी, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था वो धीरे धीरे हमने क्या माना था कि वो क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी। तो वो अभी तो वो फॉल हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अब पहले से ही मान लिया कि स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रही है, स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई एनर्जी रिलीज होती नहीं हो रही, तो क्या वो एनर्जी को लॉस करेगा क्या, अभी इलेक्ट्रॉन गिर सकता है क्या न्यूक्लियस में, जब वो समझ में आ रहा है क्या। तो इन ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो तुम। भाई यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है, वहां पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात तो ये, तो पहला पोस्टुलेट तो उसका वो मतलब जो ड्रॉबैक आया था वो खत्म हो गया क्या, रदरफोर्ड वाला। बोहर ने फीलिंग नहीं करी इसके अंदर, उसने पहले से जानबूझ के ये बात मान ली कि एनर्जी रिलीज नहीं होती। देखो ये डिफरेंट चीज होती है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अभी स्टेशनरी ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो स्टेशनरी ऑर्बिट हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे, है ना, कि तुम अभी हाई लेवल पे पढ़ोगे कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन तो मैं अभी भी बता दूंगा, ये सिर्फ पोस्टुलेट्स हैं। क्या है, पोस्टुलेट्स हैं। इनको बाद में इनके प्रूफ भी है, लेकिन हम हाई लेवल पर पढ़ते हैं। ये क्या है सर, ये एक किस्म से मानो ये बोहर ने प्रूफ इन द सेंस इनके रिजल्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बोहर ने ये पोस्टुलेट जो है इनको बोल दो एजम्पशन है, ये बोहर की क्या है, एक किस्म से बोहर की एजम्पशन। अगर इस एजम्पशन पे हम खड़े उतरे, मतलब सही रिजल्ट रहा सब कुछ, तो बोहर के पोस्टुलेट सही है, एजम्पशन ठीक है, फिर हम इनको वेरीफाई करते हैं अच्छे से। लेकिन अगर इनमें से कुछ एजम्पशन गलत निकले, यानी ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ऐसे ही रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो किसकी एजम्पशन थी, रदरफोर्ड की एजम्पशन थी। तो हमने देखा कुछ एजम्पशंस पे जो रिजल्ट आ रहा है हमारे मैच नहीं कर रहे, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। हाँ भी बताएंगे, अभी आगे और भी रेडिएशन आते हैं, आगे और भी आ चुके हैं, बोहर के बाद भी आगे हैं, एटम्स आ चुके हैं, एटम के मॉडल आ चुके हैं, ठीक है। अब अभी यहाँ पर हम भटकते नहीं है, हमने थ्योरी पार्ट इतना करना नहीं है, लेकिन इसकी जरूरी थी। ध्यान से लो, आगे चलते हैं। एनर्जी क्या कर रहे हैं, रेडिएट नहीं कर रहे। अब स्टेशनरी ऑर्बिट डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी पक्का बात समझ में नहीं आया कि स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे कौन से ऑर्बिट, इनकी पहचान कैसी की जाए, राइट। इनकी पहचान कैसे की जाए, तो आप पहचान करते हैं। तो इन्होंने पहचान के लिए नया रूप बता दिया अपना पोस्टुलेट। वो कहते हैं कि इनकी पहचान करने का तरीका क्या है सर, स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स जिनमें जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनना, इंटीग्रल मल्टीपल है उस ऑर्बिट में किसके, h अपॉन 2 पाई के, तो ही वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। लेकिन अगर वो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड नहीं है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं मिलेगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं। अब कैसे पता चल सकता है सर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा या नहीं, कैसे पता चल सकता है। सपोज कर लो ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, सपोज कर लो। अब मैं तुम्हें बोलूं एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चे, सपोज करो उसका एंगुलर मोमेंटम है 3h अपॉन 4 पाई। इस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है जिसके अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है 3h अपॉन 4 पाई। तुम बताओ क्या इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, ये ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकता है, ये ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है या नहीं है, नहीं है। कैसे सर, स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन क्या है, स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन क्या है, NH अपॉन, हाँ बोलो NH अपॉन 2 पाई या N1 2 3 पुट कर दिया यहाँ पर,
तो 3h/2 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 3h/4, यानी यहाँ पर क्या है 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड इंटीग्रल में तो यानी ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है। तो ऐसे इसको करेक्टराइज किया गया स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अब तुम्हें समझ में आया वो सेकंड पोस्टुलेट जो मैं बार बार बोलता था, L = NH/2π, वो क्या है? क्लियर है सबको? कैसे हम जान करेंगे कौन सा स्टेशनरी ऑर्बिट है, कौन सा स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है? अब मैं तुम्हें बोल दूं L = 2h/4π, अब बताओ नो सर। होगा क्या नहीं होगा? बताओ। होगा सर। सर होगा। कैसे करूंगा? होगा सर। H/2π अलग लिख दो, क्या बच गया यहाँ पर 2, 2/2। क्या बच गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू क्या है यानी 1। तो स्टेशनरी ऑर्बिट है सर। पक्की बात, यहाँ इलेक्ट्रॉन करेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस कंडीशंस फॉर द स्टेशनरी ऑर्बिट। अब तीसरी बात क्या बोली उन्होंने? सर ये तो समझ में आ गया, तो दोज ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज L = अब इसको प्रूफ भी, इसको आगे भी लिख सकते हो, कल हमने किया भी था। L को क्या लिख दिया था? mvr = NH/2π। लेकिन मैं भी इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना, यहीं से सब कुछ निकलेगा। यहाँ पर एक नई चीज आई है, क्या? n। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बहुत मजेदार चीज है ये, बट आगे चलते हैं अभी फिलहाल। अच्छा, तीसरी बार में उन्होंने क्या बात की, जो मेन पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ। तीसरी बात क्या हुई सर? पहले तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं वहां पे वो स्टेबल है, राइट? हाँ, ठीक है। और वहां पर वो रेडिएट एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिर रहे होंगे। बट क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा क्या? नहीं। तो वो कहते हैं फिर ये जो एनर्जी, अच्छा भाई अगर तुमने कहा इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में है, रेडिएट नहीं कर रहे भाई, हमने मान ली तुम्हारी बात, लेकिन तो अभी पीछे पढ़ के आए हो कि स्पेक्ट्रम निकलता है ना? वो जो लाइन स्पेक्ट्रम निकलता है जो कंटिन्यूअस नहीं था, लाइन स्पेक्ट्रम था, वो कैसे निकला था सर? जो कुछ वेवलेंथ निकली थी, याद है? कुछ वेवलेंथ निकली थी, क्योंकि हमने मान लिया था वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, लॉस, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुई है, और इसको बोल दिया था हमने स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम कहाँ से निकला फिर, है ना? वो स्पेक्ट्रम कहाँ से निकला? वो बोले कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है। अरे अभी तो कह रहे हो रेडिएट नहीं करता, फिर अब कैसे कह दिया एनर्जी रेडिएट? हमने कहा करता है, लेकिन कहाँ पर रेडिएट नहीं करता? जब वो कहाँ पर हो, कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा हो? स्टेशनरी। अब तुम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो, या ये मान लो इसको हाई लेवल से तुमने डी एक्साइट करवा के, मतलब बहुत हाई लेवल पर है कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो हाई लेवल से कहाँ जंप करता है? अगर लो लेवल कहाँ जंप करता है? अगर लो लेवल पर जंप करता है एनर्जी कम करने के लिए, है ना? तो बीच में से कुछ एनर्जी को वो क्या कर देगा? लॉस कर देगा। वो किसकी फॉर्म में रेंड हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी या रेडिएशन की फॉर्म में। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इसको एक किस्म से तुम एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एमिशन स्पेक्ट्रम। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से कर रहा है रिवॉल्व, वैसे मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। हाँ, तुम्हें इतना तो पता है ना कि हायर द एनर्जी लोअर विल बी द स्टेबिलिटी, ये तो पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। यस सर। तो मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट पे है, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है इसकी, मतलब कम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बाहर से कुछ एनर्जी क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब इसकी एनर्जी बढ़ गई या घट गई? बढ़ जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो इसकी पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। अब इनकी एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, स्टेज पे चला गया। मान लो 1 से लेकर 4 पर एक्साइट हो गया। अब इसको एनर्जी देनी पड़ी, तो ये तो बोल देते हैं एक्साइटेशन। क्या बोल देते हैं? एक्साइटेशन। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से कहां? हाई लेवल से लो लेवल तक, एनर्जी देनी पड़ी या निकलेगी? निकलेगी। तो इसको बोलते हैं सर एमिशन। क्या बोलते हैं इसको? एमिशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ सर? एब्सॉर्प्शन एनर्जी का। यहाँ पर क्या हुआ? रिलीज बोल ज्यादा तुम्हें लगता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या हुआ? रिलीज ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे क्या हुआ? एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, बट
कैसे सर एनर्जी का रिलीज हुआ? देखो सपोज कर लो ये लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स जहां पर है एटम्स के, दिख रहे हैं क्या? मान लो 1 Yes. 2, यस सर। हालांकि इसकी जो अभी लेवल्स है ना इनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाता है, बट अभी के लिए हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 सपोज करो, और ज्यादा भी होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे, लेकिन अभी फिलहाल एग्जांपल सुनो, कम लेवल, इसको इग्नोर करना है ये स्पेसिंग को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो 4th ऑर्बिट में है, यहाँ पर मैं एनर्जी की बात कर लेता हूँ। मान लो इसकी यहाँ पर कितनी एनर्जी है? 4 यूनिट। यहाँ पर कितनी एनर्जी है? 3 यूनिट। यहाँ पर कितनी एनर्जी है? 2 यूनिट। अब इसको कई बार तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हर बार इसको 2 यूनिट ले लोगे। सपोज कर लो ये शेल नंबर्स हैं, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर। यहाँ पर इसकी एनर्जी है सपोज कर लो 10 यूनिट। कितनी एनर्जी होती है मैंने अभी नहीं बताया, 10 यूनिट्स एनर्जी नहीं होती यहाँ पर, वो भी निकाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं। यहाँ पर इसकी एनर्जी है मान लो 6 यूनिट्स। यहाँ पर कितनी है? 4 यूनिट्स। तो सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पर चला गया, तो कितनी एनर्जी वो लूज करेगा? 4 यूनिट। अच्छा, 4 से 6 पर चला गया तो कितनी एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा? पहले तो ये बताओ। गेन करेगा 2 करेगा 2 यूनिट गेन करेगा। तुम्हें पता चल रहा है? तो इसका मतलब यही तो बोर के तीसरे पोस्टुलेट ने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पर जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी कितनी रिलीज करता है? वो एनर्जी उतनी ही रिलीज करता है जितनी उसकी हाई लेवल और लो लेवल जहां पर वो गया है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसको ई एफ बोल दूं, इसको ई आई बोल दूं, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? ई एफ माइनस। ऐसे ही यहाँ अगर लो लेवल से हाई लेवल पर जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर मान लो उसको 2 से 3 पे जाना है तो एनर्जी को कितना देना पड़ेगा? जितनी इन दोनों के बीच की क्या हो? एनर्जी। एनर्जी है, अगर 4 से 6 पर जाना है तो 2 यूनिट की एनर्जी दे दूंगा, वहां पर कहाँ पे पहुंच जाएगा? 6 यूनिट वाले पे पहुंच जाएगा, यानी सेकंड से कहाँ पहुंच जाएगा? थर्ड में। तो ये तीसरा पोस्टुलेट है। भाई एनर्जी रिलीज होती है ना, होती है किस फॉर्म में? अगर वो हाई लेवल से लो लेवल जाए तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो कितनी रिलीज होगी? जितना हाई लेवल और लो लेवल के बीच का क्या होगा? एनर्जी का डिफरेंस। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर electrons revolve around the nucleus in a fixed circular orbit. In a fixed circular orbit, ये तो बात पता ही थी हमें, ठीक है। और ऑर्बिट्स का नाम क्या कह दिया? एनर्जी लेवल और शेल्स बोल दिया। और उनको क्या बोला है? स्टेशनरी ऑर्बिट। हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड क्या है? एनर्जी है, ठीक है। हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है, वो भी निकालनी हमने नहीं सीखी, ठीक है। और वहां पर इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है क्या? नो सर। देखो, as long as they continue to revolve around the energy in a fixed path, वो रिवॉल्व, जब तक वो फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट, वो एनर्जी को अपने में से रेडिएट नहीं करेगा। इसका मतलब वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे कौन डिफाइन करता है सर? एन वाली बात। एन वाली बात, एन की वैल्यू 1 हो तो डिफरेंट एनर्जी होगी, 2 हो तो डिफरेंट एनर्जी होगी। और तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है एन को क्या बोलते हैं? क्वांटम। पढ़ा होगा ना तुमने, है ना? Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट Yes, नाम sir. भी पढ़े होंगे तुमने, के एल एम एन, है ना? ठीक है। यस सर। LMNOP. जो लोवेस्ट एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल। समझ में आ रहा है? और अगर लोवेस्ट से हायर लेवल पे जा रहा हूँ, जिस हायर लेवल पे जा रहा हूँ उसको बोलते हैं एक्साइटेड लेवल। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड लेवल या एक्साइटेड स्टेट। अब चेंज इन एनर्जी कितना होता है ये हमें बता चुके हैं। कितना एनर्जी होगा अगर लो हायर से लो पे जाऊंगा? जितना उन दोनों के बीच का क्या हो एनर्जी का Different. change in energy occurs when electrons jump from one level to another. ठीक है। और in an atom electrons move from lower to higher level by acquiring the energy. अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एनर्जी तो वो कैसे जा रहा होगा? मतलब हाइयर से लो। तो ये सब हमने पढ़ लिया था क्या? पहले बताओ अभी अभी जस्ट यस क्लियर है सर। ना? यस तो हमने कर लिया। अब बोहर मॉडल समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर है। Yes, sir. अगेन इधर कहीं भी स्पेक्ट्रम के बारे में बात हुई है ढंग से, अच्छे से नहीं हुआ ना? इन्होंने ये बता दिया कैसे निकला, लेकिन ये तो नहीं बताया अभी, पूरी तरह नहीं बताया कि वो जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, डिस्क्रीट कैसे है, अच्छे से कैसे है, कि
थोड़ा बहुत डिस्क्रीट तो मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एनर्जी की लेवल पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रॉन की? हर एक एनर्जी नहीं सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम सकते हैं और हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी क्या है, अलग से है। तो सब जब इलेक्ट्रॉन किसी, अब क्या बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है क्या? नो सर। नहीं सर। उस ऑर्बिट में, अच्छा उस ऑर्बिट में सर कुछ स्पेसिफिक था क्या वो ऑर्बिट? उस ऑर्बिट का नाम क्या था? स्टेशनरी स्टेशनरी ऑर्बिट। और वो पहचानूंगा कैसे सर स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h वहां पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम वो किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। 2 पाई। मैं mvr को बच्चे एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी जो एनर्जी है वो भी n का मल्टीपल आएगा। तो अगर मतलब एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऑर्बिट की भी हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एनर्जी की भी हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नहीं है। पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी एनर्जी की जो पॉसिबल होगी। अब एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, सारी की सारी एनर्जी नहीं है। जबकि रदरफोर्ड में हम मान के चल रहे थे कि पहले एनर्जी मान लो 10 यूनिट भी हो सकती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी 9 यूनिट, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी 8, फिर धीरे धीरे 7। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि 10 यूनिट की एनर्जी ही एग्जिस्ट ना करे। कौन सी हो? सीधा 9 के बाद सीधा क्या हो मान लो 7। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कैसी होगी सर? सारी होंगी या नहीं होंगी? क्या वो भी कंटिन्यूअस होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी। वो भी कुछ पर्टिकुलर ही होंगी। पर्टिकुलर होंगी मतलब कुछ स्पेसिफिक होंगी। लेकिन वो स्पेसिफिक कैसे पता लगेगा कि कौन सी है कौन सी नहीं है? ये अभी बोहर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं किया। थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया कि कंटिन्यू स्पेक्ट्रम तो 100% कंटिन्यूटी तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिस्क्रीट लेवल होगा ही होगा। ठीक है, चलो आओ थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। अब यहां से सेकंड पोस्टुलेट से ही सब कुछ डिजाइन हो जाता है। थर्ड पोस्टुलेट को हम पढ़ते हैं कहां पर बच्चे? स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर। थर्ड पोस्टुलेट के बारे में ज्यादा हम पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड पोस्टुलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तुमने ये नहीं देखना कि रदरफोर्ड में वो कैसे आया आर, मतलब कितनी आई आर की वैल्यू। तुमको सिर्फ ये देखना है कि वो डराइव कैसे किया। याद है ना हमने कैसे डराइव किया था? वो हाफ सॉरी mv²/r किसके इक्वल लिखा था? k1 को। अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम मान लूं तो z क्या होगा? 1 1। सर यहाँ पर तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। वही r को हम v की टर्म्स में लिख सकते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ v। बट सर अब ये गलत हो जाएगी अप्रोच अगर मैं यही अप्रोच लगाऊं बोहर मॉडल। कैसे सर? इसलिए तो नहीं पढ़ा बोहर मॉडल में। क्यों अप्रोच? मतलब बात तो सेम है सर, mv²/r ke²। अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगी रही है सर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। बट सर अब आप देखो यहाँ पर जो r की वैल्यू आ जाए, सपोज करो मैं इसी फॉर्मूले से अभी पूरा आंसर नहीं निकाल रहा, मान लो ये आ गई सपोज। सर ये r की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये पक्का पता है क्या तुम्हें? नहीं सर, क्यों? रदरफोर्ड में तो करती, पक्की बात है। रदरफोर्ड तो कंटिन्यू की बात करता था। क्या बोहर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है कोई भी रेडियस की वैल्यू? नो सर नहीं। उसके लिए तो एक कंडीशन है सर, L इज इक्वल टू n/2h। तो अब इस फॉर्मूले में एक नया फैक्टर आएगा, कौन सा? n फैक्टर। वो भी सीधा नहीं आ जाएगा, n को मैं निकालना पड़ेगा r की फॉर्म में। देखो L को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास v r, यही लिख सकता हूँ। फिर NH/2 पाई। अब r को मैं क्या लिख दूंगा? देखो NH/2 पाई r और डिवाइड पे क्या हो जाएगा? फिर इस r को यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या? ऐसे ही v की भी क्वांटाइजेशन n की फॉर्म में वैल्यू आएगी हर चीज की। वहां पर जो जो वैल्यूज आई थी, रेडियस की, वेलोसिटी की, एनर्जी की, सारी पॉसिबल थी क्योंकि वो कंटिन्यूटी की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ना रेडियस की सारी वैल्यू पॉसिबल है, नहीं सर। क्योंकि सर रेडियस की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? जब जो चीज इसको कोरस्पॉन्ड करेगी। यहाँ पर जैसे जैसे n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2/3 आ जाए और जो रेडियस की वैल्यू तब आए, क्या वो पॉसिबल होगी क्या? अरे ये नीचे आर जो है वो कहाँ से आया? क्या कह रहे हो? सर 2 कहाँ से आए? नीचे आर जो है वो नीचे अच्छा गलती से लिख जाओ ना बच्चे। 2 पाई r mv पे। चलो अब ठीक है।
ओके सर। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं n की वैल्यू 2/3 पुट कर दूं और जो r की वैल्यू आई क्या वो एग्जिस्ट करेगी? नो सर। सिर्फ इंटीग्रल मेथड होगा n 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूंगा तब सारा वेलोसिटी के फॉर्मूले एग्जिस्ट करेंगे क्या? नहीं सर। नो सर। ऐसी सारी एनर्जी की यानी हाफ mv² की फॉर्मूला निकाल लूं तब भी वो सारे एग्जिस्ट करेंगे क्या? नो सर। ऐसे ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकालूंगा वो भी सबके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। सारी की सारी चीजें, मेरा कहने का मतलब है सारी की सारी चीजें, ऑल टर्म्स नाउ डिपेंड अपॉन रदरफोर्ड से अलग होगी। डिपेंड अपॉन किस पे हो जाएंगी, किस पे डिपेंड करेंगी? कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेंगी? वन पे। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं एक किस्म से? क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं ये चीजें कैसे आर पे डिपेंड करेगी। यही हमारा वो तीसरा ऑब्जेक्टिव था जिसका नाम मैंने स्पेशल दिया था। कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो? लर्निंग। लर्निंग। हमने ये दो ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए क्या अब अच्छे से? बताओ। यस सर। इस पर आ जाते हैं कि ये यही बताएगा तीसरा ऑब्जेक्टिव कि आर कैसे एन पे डिपेंड करेगा, वी कैसे एन पे डिपेंड करेगा, ये सब। तो हमने देखो, हम एक तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला निकाला मैंने, देखो वही इसी से आया। मैं बता देता हूँ कैसे ड्राइव किया। L इज इक्वल टू MVR होता है और वो किसके इक्वल था? NH अपॉन 2 पाई। तो V निकाल लो यहाँ से, NH अपॉन 2 पाई M R N लिख दो। अब VN हो गया। अगर N की वैल्यू 1 लिख दूंगा तो N की वैल्यू 1 H 2 पाई M, वहां पर R भी क्या होना चाहिए? R1। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो रेडियस भी किसका लूंगा? फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट की निकालूंगा तो यहाँ पर रेडियस भी किसका आ जाएगा? सेकंड ऑर्बिट। थर्ड निकालूंगा तो थर्ड में। फिर वैल्यू पुट कर दूंगा, VN की वैल्यू उसमें पुट कर दूं, NH अपॉन 2 पाई में वापिस से मेरा फॉर्मूला जो बनेगा R का बनेगा। किसका बनेगा बच्चे? R का बनेगा। तो बस तुमने पूरी डेरिवेशन लर्न नहीं करनी, तुम्हें मेन बात पता होनी चाहिए कि सारी चीजें अब किस पे डिपेंड करने वाली हैं? R पे। अब ऐसे ही देखो, जैसे VN का फॉर्मूला N की फॉर्म में आएगा वैसे ही RN का फॉर्मूला भी किसकी फॉर्म में आएगा? एन की फॉर्म। तो हर बात में देखो, VN का फॉर्मूला N की फॉर्म में आएगा, RN का फॉर्मूला R की फॉर्म में आएगा। तो RN विल बी, जो आएगा ना वो कैसा आएगा मैं दिखाता हूं तुम्हें, R0 इंटू N स्क्वेयर अपॉन Z। R0 इंटू N स्क्वेयर अपॉन में Z। अब ये R0 क्या है? R0 एक ऑर्बिट है सर, जिसको हम बोल देते हैं कौन सा ऑर्बिट? बोहर्स ऑर्बिट या बोहर्स रेडियस। जब n की वैल्यू क्या हो? हमेशा 1। जब n की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो भाई जब भी मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो जो रेडियस, जो वेलोसिटी आएगी वो कौन से ऑर्बिट की वेलोसिटी आएगी? बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट का उसी का नाम क्या बोल दिया हमने? बोहर्स ऑर्बिट। क्या बोल दिया उसको? बोहर्स ऑर्बिट। क्योंकि ऑर्बिट आया था ना सब कुछ, इसका नाम बोल दिया बोहर्स ऑर्बिट। और इसकी वैल्यू मैं लर्न कर लेता हूँ। R0 की वैल्यू भी लर्न कर लूंगा, V0 की वैल्यू भी लर्न कर लूंगा, ऐसे ही T0 की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, लर्न कर दूंगा, सब कुछ लर्न कर लूंगा। कैसे सर? अब इन्हीं की टर्म्स में, बोहर रेडियस की टर्म्स में ही मैं बाकी टर्म्स डिफाइन करूंगा। कैसे? देखो, RN क्या लिखा हुआ है सर? RN देखो यहाँ पर दिख रहा है सबको? ये हाँ जी सर। सबको दिख रहा है ना? ये कैसे आया ये हम अभी बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखो H स्क्वेयर RP ये सब स्क्वेयर, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ये कैसे आया इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। Rn निकाला मैंने n की टर्म्स में, मेरा ये वैल्यू आई। ये H भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। सिर्फ वेरिएबल क्या आएगा? n स्क्वायर बाय z। n स्क्वायर बाय z। अब ध्यान से देखना, तो मैंने Rn की वैल्यू निकाल दी, मैंने इन पूरे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी। कैसे सर? मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, मैंने K की वैल्यू पुट करी, मैंने H की वैल्यू पुट करी 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मैंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू पुट करी कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने मास की वैल्यू पुट करी 9.11 इंटू 10⁻⁻31। सोल्व करके क्या आया इन सबको? 0.529। तो मैंने ये लर्न नहीं कर लिया ना। तो Rn का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? 0.529 इंटू में क्या है? n स्क्वायर बाय z एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग क्या आया? एमस्ट्रॉन्ग। अब कैसे सर? ये है क्या चीज? देखो अब ध्यान से,
फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो वहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1 हाइड्रोजन की बात करूं तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1 R1 की वैल्यू बात करूं तो कितना आ जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी को, क्योंकि मैंने बोला जो जो 111 वाली वैल्यू है वो सारे किसको कोरस्पॉन्ड कर रही है? बोहर को। तो ये जो रेडियस आया ये क्या, इसका नाम क्या होगा? बोहर रेडियस। ऐसे ही R2 की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं तो कैसे निकालोगे? 0.529 n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? and 2 यानी 2 और z की वैल्यू अगर हाइड्रोजन है तो क्या आ जाएगी? 1। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेकंड ऑर्बिटल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है क्या सबको? yes sir ऐसे yes थर्ड ऑर्बिटल की क्या होगी वैल्यू? 0.529 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 9 9 9। ऐसे ही R4 में क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 16 तो क्या चीज कांस्टेंट रह रही है? 0.529। 5 to 9 इसी को मैं क्या बोला? बोहर्स रेडियस। इसको मैं R नोट भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? R नोट। तुमने R1 बोलना है तो R0 R1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं RB भी बोल सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो मैंने R1 बोल दिया अभी के लिए। तो सबको तुम R1 की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे सर? R2 क्या हो जाएगा? R1 इंटू में 4 यानी 2 का स्क्वायर। यही लिया था ना, n की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर। R3 क्या हो जाएगा? R1 इंटू में 9 और R4 क्या हो जाएगा? R1 इंटू में 4 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ऐसे लर्न कर सकते हो। लेकिन ये सब कब? जब z की वैल्यू क्या हो? 1 z की वैल्यू 1 ना हो तो ये पुट नहीं करोगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए, इसलिए z की वैल्यू 1 होगी। तो क्लियर है ना कैसे निकाल रहे हैं? हाँ, R1 ये आ गया मान लो और R2 ये आ गया। अब इनके बीच में अगर कोई वैल्यू आए 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 और 0.529 के बीच में, वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के लिए? नो सर नहीं। तो ये बता दिया। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। डिस्क्रीट लेवल बोलते हैं। डिस्क्रीट सर सारी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी, कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो अब ये फॉर्मूला लर्न कर लोगे क्या? 0.529 n स्क्वायर बाय z। और ये वैल्यू किस में आई है? एमस्ट्रॉन्ग। किसमें आई है? एमस्ट्रॉन्ग में। और दूसरी वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा Rn देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ n पे डिवाइड n के स्क्वायर पे। और हाइड्रोजन की बात ना करके लिथियम पॉजिटिव मतलब लिथियम वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? या किसी और एटम की बात करूं तो n स्क्वायर के साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा? Z पर z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट क्लियर है सबको? सबको yes sir सिमिलरली तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो। वेलोसिटी क्या है सर? vn की वैल्यू सेम फॉर्मूले से निकाला है, सब कुछ सेम। ये क्या आया? 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n अगेन n की वैल्यू 1 होगी और z की वैल्यू 1 होगी। इसके लिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ और वो फर्स्ट ऑर्बिट किसका है? अगर हाइड्रोजन, तो n भी 1 z भी 1 तो v 1 हो जाएगा किसी इक्वल 2.1 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और ये कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है? बोहर बोहर ऑर्बिट के वेलोसिटी, बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसकी बात। क्लियर है क्या सबको? यस सर ऐसे ही yes sir अब इसके अंदर फॉर्मूला तो तुमने लर्न हो जाएगा आराम से। बस ये 2.186 इंटू 10⁶ लर्न करना है तुमको। लेकिन यहाँ पर भी मेन चीज क्या है सर? Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू and यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होगी या दूसरे ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई? घट गई। लेकिन रेडियस की भी बात कर लेते हैं। रेडियस n के स्क्वायर के, समझ रहे हो? जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसका रेडियस होगा। ये तो सबको समझ में भी आता है सर। जितना दूर चले जाएंगे उतना रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक और चीज है, इसमें जो मैंने बोला था ना गैप आता है बीच में, इनके बीच में यूनिफॉर्म नहीं होता, वो इसी फॉर्मूले से आएगा, वो बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पर समझ में आ रहा है
जैसे जैसे एन स्क्वायर बढ़ रहा है, वैसे जैसे एन बढ़ रहा है रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन एन के बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। सिमिलरली यहाँ पर अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ज्यादातर मैक्सिमम केस में वो पूछता ही नहीं है ऐसे पूरा निकालने के लिए, कभी भी नहीं पूछता। बहुत रेयर चांस आते हैं जब वो कैलकुलेशन चेक करता है। तो वो क्या चेक करता है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में? वो तुमसे हमेशा क्या पूछेगा? टाइम पीरियड की रेशियो। दो केस दे देगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए और फोर्थ ऑर्बिट के लिए। तो बस तुमको इसका ये चीज याद रखनी है कि टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन के क्यूब और जेड के स्क्वायर के कैसा है? बहुत हद तक ये चीज से तुम्हारा काम हो जाएगा। लगभग 65 to 70% क्वेश्चन इससे आ जाएंगे अगर इसके ऊपर बनेंगे। अब वो 10 क्वेश्चन तो मैं लास्ट वाले तो 10% मान के चल रहा हूँ कि वो पूरा फॉर्मूला पूछ लेगा जब तुम्हारी किस्मत खराब होगी। रह गए 20% कब होएगा सर? 20% चांसेस हैं कि वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले। किसके ऊपर? ई के ऊपर और एम के ऊपर। तो Tn जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? e की पावर 4। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह वो किसी और का क्या दे दे? चार्ज दे दे। क्या दे दे? चार्ज दे दे। और मास फिर उसका अगर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई पार्टिकल ही चेंज कर दिया, अगर उसका इलेक्ट्रॉन है मान लो, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज दे दिया, तो अगर उसका चार्ज भी चेंज हो गया तो उसका मास भी क्या होगा सर? ऑब्वियस सी बात है, चेंज हो जाएगा। तो 20% केस ऐसा बन सकता है कि वो क्या दे दे सर? अलग चार्ज दे दे एंड क्या दे दे? अलग मास। उस केस में तुम्हें ई की वैल्यू और एम की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। कई बार कैसे पूछ लेता है वो, कहता है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है और दूसरा पॉजिट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उसमें मास और का देखना पड़ेगा तुम्हें क्या डिफरेंस है दोनों में। इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है किसका? इलेक्ट्रॉन का। बिल्कुल सेम है सब कुछ, उसका मास भी सेम है। उस केस में देखो, अगर पॉजिट्रॉन की बात की तो जैसा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वैसा ही किसका चार्ज है बच्चे? पॉजिट्रॉन का। का चार्ज नेगेटिव में है, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव में। मास दोनों का क्या है सर? सेम है, ठीक है। तो 20% क्वेश्चन यहां से आ जाएगी। अब रह गए वो 10%, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि वो 10% कहां से आ सकते हैं बच्चे? वो किस्मत खराब हो तो वो पूरा फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। प्रोटॉन और, हाँ, प्रोटॉन क्या होता है बच्चे? प्रोटॉन का मास अलग होता है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, लेकिन इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मास बिल्कुल सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों भाई हैं लेकिन अपोजिट नेचर के। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या है? सिर्फ उनका चार्ज सेम है लेकिन उनका मास क्या सेम होता है क्या? नो सर। नो सर। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखना, Tn किसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के स्क्वायर के और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n के क्यूब। लास्ट है करंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं बट याद रखना, तुम्हें पता है करंट कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। करंट होता क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और 1/टाइम को क्या लिखा हूं? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है ही ना, अभी जो पीछे निकाला तुमने। इस वाले फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो भी ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस इसमें याद ये रखना, तो यहाँ पर e की पावर 4 आता है और डिवाइड में आता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर 5 आता है और वो मल्टीप्लाई में आता है। तो तुम नॉर्मल सी बात है ना, यहाँ पर टाइम पीरियड है और वहां पर डिवाइड हो रहा है टाइम पीरियड से, तो जो चीज नीचे होगी वो चीज कहाँ आ जाएगी? ऊपर। इसमें क्या याद रखोगे सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब। इस पे भी अगेन कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम पीरियड की रेशियो पे, उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेलोसिटी और रेडियस से। वो एटम ही चेंज कर देगा, लिथियम एटम के बारे में बात करने लग जाएगा, ठीक है। ये सर लिथियम एटम के लिए। अभी हम वैलिडिटी ऑफ बोहर्स मॉडल चेक करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और फिर पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले, ठीक है। तभी इसलिए आज का लेक्चर मैंने थ्योरेटिकल रखा, क्योंकि सर हम अभी क्या करने वाले हैं, सिर्फ इसको फॉर्मूले को आज तुम देख लोगे ना थोड़ा बहुत कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके, ये सारी चीजें दिमाग में रख के आना बच्चों, तभी ये लेक्चर थोड़ा सा ब्रीफ में दिया मैंने। क्लियर है सबको? हाँ हैरी बोलो बोलो। सर एक बार करंट वाला भी निकालना। बताता हूँ, हाँ बोलो हैरी फटाफट बोलो।
पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट, बिल्कुल। अगर देखो ये बच्चे जो एंटी पार्टिकल होते हैं ना, एग्जिस्ट करते हैं तभी तो होते हैं, है ना। बट ये एग्जिस्ट ऐसे नहीं करते जैसे तुम सोच रहे हो। एक प्रोसेस होता है बच्चे, एनहिलेशन। एनहिलेशन जनरेट करने का भी प्रोसेस होता है, एनिलेशन जनरेट करने का प्रोसेस नहीं है। एनिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो चीजें खत्म हो जाती है, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई होती है, ऐसे बोला जाता है ना, सांप नेवले को खा जाता है, नेवला सांप को खा जाता है। ऐसा ही यहाँ पर होता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जब तुम पढ़ोगे ना इसमें, अब मैं इसको पूरी लेक्चर से इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कहाँ से पढ़ो इसको। ये एक पूरी साइंस, पूरी चैप्टर अलग से ब्रांच है बच्चे फिजिक्स की, फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या पढ़ोगे, इसका नाम क्या है? फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तुमने तो अभी पॉजिट्रॉन पढ़ा है ना, पॉजिट्रॉन के अलावा और भी बहुत होते हैं बच्चे, जैसे मिजोन होते हैं, लैप्टोन्स होते हैं, बोजोन्स होते हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। तो एग्जिस्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। इनको जनरेट करने का, इनको क्रिएट करने के तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन भी बोजोन की कैटेगरी में आता है, या मिजोन में तो नहीं, बोजोन में आएगा, या और फर्मियोन में आएगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन फर्मियोन का है या बोजोन का है। इलेक्ट्रॉन बोजोन कैटेगरी में डिफाइन होना चाहिए या बोजोन में, इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से एक कैटेगरी में आता है, ठीक है। लैप्टोन्स का भी अलग सीन होता है, डिफरेंट डिफरेंट पूरी पार्टिकल्स हैं। चलो फिलहाल हम इसको बाद में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस करंट वाला निकाल दो बस एक बार। हाँ करंट वाला देख लो। यहाँ तक तुम अच्छे से रिवाइज करके आना, फॉर्मूलेस को दिमाग में रख के आना, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चे, करंट कैसे बनेगा? ऑब्वियस ही बात है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर लेगा उस ऑर्बिट में करंट कितना होगा, उसका ये फॉर्मूला है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 2। क्लियर है? यस ओके बच्चे, बाय बाय। आज के लिए इतना ही करेंगे। Bye. रिवाइज इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि अभी साथ साथ यही चल रहा है। चलो अभी मेरा टाइम भी हो गया। बाय बाय। Bye sir. Good night. बाय, जय श्री राम सर। Good night. रिवाइज करके जरूर आना बच्चों, एक दिन पूरा है गया। यस सर।